हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काऊ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन के डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया, और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। फाइनली आज का GS 4 का क्वेश्चन देखते हैं। यह एक केस स्टडी है जो एथिक्स के अंदर आती है, इसे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। बात हो रही है एक स्टेट की जहाँ पर पहले से ही काफ़ी प्रोहिबिशन लागू किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर लीकर की प्रॉब्लम है, शराब की प्रॉब्लम है। इलीगली बनाई गई इस लीकर को इस स्टेट के लोग काफ़ी कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी डेथ होती है, और इसके अलावा काफ़ी दूसरी दिक्कतें भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। और आप इस स्टेट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर तैनात किए जाते हैं। अभी तक इस प्रॉब्लम को लॉ एंड ऑर्डर की तरह देखा जाता था, मतलब ठीक से रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता था, और उसकी वजह से जो भी इस चीज़ के अगेंस्ट जाकर रूल्स को तोड़कर इलीगल
लीकर के अंदर इंडल्ज होता था तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी, रेड मारी जाती थी, अरेस्ट किया जाता था, पुलिस केसेस किए जाते थे। पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इन सब चीज़ों का बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ रहा है और इन सब चीज़ों को करने के बाद भी लीकर प्रॉब्लम पहले की तरह ही सीरियस है। आप इंस्पेक्शन पर जाते हैं और आपको पता चलता है कुछ पार्ट्स डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पर यह प्रॉब्लम बहुत अच्छे से फैल रही है, वो एरिया हर डायमेंशन से बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली भी, इंडस्ट्रियली भी और एजुकेशनली भी। वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत बैडली अफेक्टेड है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छे से। कम्युनिटीज़ आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं जिसकी वजह से लीकर की प्रॉब्लम को और बढ़ावा मिलता है। और फिर गवर्नमेंट ने भी कभी अपना कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इस प्रॉब्लम को, इस जगह की प्रॉब्लम को सही करने के लिए, और ना ही किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ के लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव किया। ऐसे में आप ऐसी कौन सी नई अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल में किया जा सके? क्वेश्चन पढ़कर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर नई अप्रोच के बारे में बात कर रही है। यहाँ पर आपको इनोवेटिव तरीके निकाल कर बताने होंगे जिसकी वजह से इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। इस तरह के क्वेश्चन में आप नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर डिमांड नई अप्रोचेस की बात हो रही है। क्वेश्चन को पढ़कर कुछ हिंट्स मिलती हैं कि ये एरिया इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ मेजर्स दे सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स हम मेजर में दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर्स के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं उनसे सोचकर, समझकर इनोवेटिव मेजर्स को निकालने की कोशिश करिए जिससे कि यह आंसर बहुत ईजीली अटैम्प्ट हो जाए और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आ जाए। इसे जितने डायमेंशन से आप टैकल कर सकते हैं वो सारे डायमेंशंस को सोचिए और उनके बारे में लिखिए। इस आंसर को कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है, उनकी हिंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। These ends may not be holistic, but you can use them as a compass through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not. चलिए इन्हें देखते हैं। हम केस स्टडी की बात कर रहे थे। केस स्टडी को पढ़कर इस बात का तो पता चल गया था कि डंडे वाला हिसाब यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, मतलब हम उस तरह के मेजर्स नहीं लिखेंगे जो वहाँ पर पहले से ही अप्लाई हो चुके हैं और देखा जा चुका है कि वो फेल हो चुके हैं। इस तरह के डिसीजन कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स कराना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो काम नहीं आने वाली। इसलिए इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप एटीट्यूडनल और बिहेवियरल चेंज के बारे में बताकर करेंगे। और इस तरह का चेंज तभी आ सकता है जब परसुएशन हो, मतलब मनाना हो। जब तक यहाँ पर लोगों के एटीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, तब तक उनके अंदर वो वैल्यूज़ क्रिएट नहीं हो पाएंगी जिनकी मदद से वह अपने बारे में और अपनी सोसाइटी के बारे में राइट और रॉन्ग का फैसला करना नहीं कर पाएंगे। आगे इंट्रोडक्शन के अंदर हम बाकी बात कर सकते हैं कि इस केस में दो तरह की चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहला, आपका जो बिहेवियर होता है उसके डिटर्मिनेंट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका बिहेवियर डिटरमाइन किया जाता है। इस केस में सबसे पहला हम देखते हैं इंटरनल डिटर्मिनेंट उन लोगों के वैल्यूज और एटीट्यूड है जिन्हें आपको चेंज करवाना है, क्योंकि आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, राइट, और इस प्रॉब्लम को डील करने की पावर आपको दी गई है। सेकंड डिटर्मिनेंट मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट उन लोगों की सिचुएशन को कहेंगे जिसकी वजह से वह इस अल्कोहल प्रॉब्लम में इंडल्ज है। उनकी कैसी सिचुएशन, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है उस डिस्ट्रिक्ट, उस एरिया की। और फिर केस स्टडी की सारी डिटेल को आप देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ से कमाने का कुछ जरिया है, वो भी वहाँ पर बेकार है, लो है। फिर कम्युनल डिसहार्मनी भी है। तो इन सारी सिचुएशन जो कि एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट है उन लोगों के बिहेवियर को डिटरमाइन कर रही है, इन्हें भी स्टेट को चेंज करने की ज़रूरत है। यह सब आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। जैसे कि हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन के अंदर, उन लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए दो तरह के डिटर्मिनेंट्स को देखा था, फर्स्ट इंटरनल और सेकंड एक्सटर्नल।
अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल जो एटीट्यूड्स और उनके वैल्यूज़ हैं उन्हें चेंज करने के लिए हम क्या इनोवेटिव टेक्निक लगा सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ परसुएशन टेक्निक्स हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन, और वो भी सिर्फ किताबी नहीं, वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्कूल में है तो इस चीज़ को वहाँ पर लागू कर सकते हैं। अगर पंचायत जैसे इकट्ठी होती है तो वहाँ पर भी वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। बाकी के जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन बचते हैं वहाँ पर भी इस वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा दें, जिससे कि वहाँ पर उन लोगों के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए और जिससे कि वो खुद अपने बारे में अच्छा सोचें, एक डिग्निफाइड पर्सन की तरह अपने आप को इज्जत दें और सेल्फ वर्थ को पहचानें। वहाँ के यूथ को स्पीचेस और लिटरेचर्स और वीडियोस और वर्कशॉप्स के अंदर या मोहल्ला मीटिंग्स होती हैं उनके अंदर और सपने देखने के लिए मोटिवेट करें और उनको हार्ड वर्क करने के लिए भी मोटिवेट करें। यहाँ पर आप कोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। आगे जो भी एनजीओज हैं और मीडिया है वहाँ पर उन्हें इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिससे कि वो अवेयरनेस फैला सकें लोगों के बीच के अल्कोहल के कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। उन्हें इस बात से खुद ब खुद डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाए कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। फिर फीमेल मेंबर्स को भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं उस सोसाइटी की, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वो इस प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं और वो ही सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। इसलिए उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए लीकर के हार्मफुल इम्पैक्ट के बारे में प्रायोरिटी से उन्हें अवेयर करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में मेल्स को भी, जो मेल मेंबर्स हैं उन्हें भी फैमिली वैल्यूज़ को लेकर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वह अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए बेहतर करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस जो लीकर के नेगेटिव इम्पैक्ट को बता रही हो, और वो भी सभी डायमेंशन से, फिजिकल क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मेंटली या साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली, उन वीडियोस को उन लोगों के बीच पॉपुलर कर देना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर लीकर को छोड़ने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। रोल मॉडलिंग भी एक इफेक्टिव टेक्निक है। रोल मॉडलिंग मतलब जो लीकर के एडिक्शन से सक्सेसफुली ओवरकम होकर आ चुके हैं उन लोगों को ड्यूटी दी जाए कि वो दूसरों को भी मदद करें, क्योंकि ऐसे में लोग अपने स्ट्रगल को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और उन्हें लगेगा कि जब उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। बाकी हम एक रिवार्ड सिस्टम सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग सक्सेसफुली ओवरकम करते हैं उन्हें एक पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया जाए, जिसकी वजह से लोगों को एक इंसेंटिव लगेगा कि अगर उन्होंने भी किया तो उनकी भी अप्रिसिएशन होगी या फिर उन्हें कुछ किसी भी तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ तक तो हमने बात करी कि इंटरनल डिटर्मिनेंट की वजह से उनके वैल्यूज़ और एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे उनकी सिचुएशन को चेंज करने की, मतलब एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट जिसकी वजह से वह उस तरह का बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। यदि अगर हमने उनकी सिचुएशन को चेंज किया तो काफ़ी % चांसेस हैं कि वह गलत तरीकों को नहीं अपनाएंगे। ये कुछ चीज़ें स्टेट के पास होंगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती हैं जो स्टेट के पास होती है परफॉर्म करने के लिए, जिनका पूरा पोटेंशियल यूज़ करके वह लोगों के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इन इंस्टीट्यूशंस को इतना रोबस्ट कर दिया जाए, इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए कि वहाँ की जो अभी करंटली यंग जनरेशन है उनके अंदर पहले से ही उस तरह के वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाएं और आने वाली जो जनरेशन है वो भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस कर बर्डन ना बने। अब ये कैसे हो सकता है? इन इंस्टीट्यूशन को हम फंड दे सकते हैं, टीचर्स वहाँ के हैं तो उनको ट्रेनिंग उस तरह की दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। फिर केस स्टडी के अंदर एक एस्पेक्ट दिया था कि वहाँ का एग्रीकल्चर भी बेकार था, तो इसी फील्ड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वहाँ के इरिगेशन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और वहाँ के जो भी तरीका है फूड प्रोसेसिंग का, मतलब मार्केटिंग से लेकर सब्जी मंडी तक जो फूड प्रोसेस होता है उसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि वहाँ के लोग इस एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल माने और उसके अंदर एंगेज हो। फिर वहाँ के यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स को चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, इट वुड बी टू लेट फॉर देम टू गो बैक इन द स्कूल एंड लर्न। इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए
स्किल टारगेट बेस्ड कोई वर्कशॉप कंडक्ट कराई जाए जिससे कि इनको डायरेक्ट जॉब मिल सके। एंड देन उस रीजन का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जा सकता है जिससे कि और लोग वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट हो और वो लोग सही चीज़ों में पैसे खर्च करके अपनी खुद की एडवांसमेंट कर सकें। केस स्टडी अगर आपको ध्यान है उसके अंदर एक दिक्कत बताई थी कम्युनल हार्मोनी की। वहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसके लिए वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से अपील कर सकते हैं कि वो लोगों को कम्युनल हार्मोनी के लिए मोटिवेट करें और सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया के थ्रू अमन और शांति का मैसेज फैलाएं और उन लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो भी हैं इसके रिगार्डिंग उनके बारे में बताएं। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही इन्हें उतना ही एक्सप्लेन करेंगे जितनी ज़रूरत है। फाइनली इतना सब करने के बाद आप कंक्लूजन दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज़ द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ अ नेशन। स्टेट मस्ट नॉट अलाउ इट्स डिग्रेडेशन थ्रू लीकर कंजप्शन। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर एसेट हमारा ह्यूमन कैपिटल है और स्टेट को हर तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे लीकर जैसी नेगेटिव चीज़ों की वजह से हमारा ह्यूमन कैपिटल डिग्रेड ना हो, खराब ना हो। और इस तरह आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेट अस नो अगर इसके अलावा और भी कोई इनोवेटिव तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हर कैंडिडेट यूनिक है तो डेफिनेटली उनके भी तरीके इस प्रॉब्लम को डील करने के कुछ तो यूनिक होंगे। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।